एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किए थे, और आज हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 11 कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक और नोटबुक पेन लेके, है ना। फटाफट से चलिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग फटाफट से देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 217 एनसीईआरटी है। तो देखते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है किसका बेटा? राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो चलिए साथ साथ फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और जिसका आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, और आगे लिखा है बेटा, आगे कहता है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, और बेस की रेडियस आपको दे रखी है 0.7 मीटर। ओके, तो बोला है फाइंड इट्स हाइट। तो आपने इसकी हाइट बतानी है। तो ये बेटा क्वेश्चन है ना। तो हाइट आपकी, ये रेडियस हो गई, ये आपकी हाइट हो गई, और ये रेडियस हो गई, है ना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फटाफट से अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, ध्यान देंगे आप। देखिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर था बेटा 6, जो कि पेज नंबर 217 एनसीईआरटी है। ओके, तो देखिए, तो आपको सबसे पहले बेटा कैलकुलेट क्या करना है? हाइट कैलकुलेट करनी है, और आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है कर्व सरफेस एरिया। तो हम कर्व सरफेस एरिया का यूज करेंगे। तो वी हैव कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना है बेटा? 4.4 मीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच इक्वल टू 4.4, है ना। अब देखिए 2 और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस आपको गिवन है 0.7, चेक कर लो, इंटू एच आपको कैलकुलेट करना है इक्वल टू 4.4। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, ये पॉइंट हटा दूं तो 10 आ जाएगा, और ये 7 से 7 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो भी बचा है सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये वाला भी पॉइंट हटा दूं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये 10 से 10 काट भी देता हूँ हाथ के। ठीक है, अब देखिए बचा क्या है? h इज इक्वल टू, एक तो 44 बचा है ऊपर, नीचे कुछ है? नीचे कुछ भी नहीं है ना। तो जो ऊपर जाएगा, अब ये सारी की सारी वैल्यू नीचे आने वाली। तो यहाँ पे क्या है? एक 2 है, चेक कर लो, एक 22 है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए 22 से 2 बारी में ये कैंसिल, और 2 से 1 बारी में ये कैंसिल। तो h कितना आ गया बेटा? आप चेक कर लो, h आ गया आपका 1 मीटर, विच इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ सिलेंडर। और बहुत इजी क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेम पेज 217 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन? तो ये भी बहुत इजी लग रहा है देखने में, बट कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। देखिए कहता है द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। देखो, एक सर्कुलर वेल समझते हैं ना, कुआं देखा होगा आपने गांव वगैरह में। तो वो कैसा होता है बेटा? एक सर्कुलर ही होता है, यानी कि सिलेंडर की शेप का ही होता है। ठीक है ना। ओके, तो उसके लिए कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। तो जो इसका डायमीटर आपको गिवन है 3.5 मीटर। तो लेट सपोज ये एक वेल है जिसका डायमीटर हमने ले लिया 3.5 मीटर। ओके, आगे क्या कहता है बेटा? आगे कहता है इट इज 10 मीटर डीप, और ये 10 मीटर गहरा है, यानी कि इसकी हाइट आपको दे दी 10 मीटर। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ओके, आगे क्या लिखा है बेटे क्वेश्चन में? आगे लिखा है फाइंड नंबर 1 इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। इसके अंदर का कर्व सरफेस एरिया नंबर 1 में आपने कैलकुलेट करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। ओके, और नंबर 2 में आपसे क्या मांगा है वो भी देख लेते हैं। नंबर 2 में बोला बेटा द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया, दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि आपने कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग बताना है। तो कॉस्ट ऑफ, ये कैलकुलेट करना है किस रेट से? एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। एक बार और चेक कर लेता हूं, एट द रेट, हाँ 40 पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है बेटा। कुल मिला के क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखो सबसे पहले तो आपसे इसके अंदर का कट सरफेस एरिया मांगे, तो कट सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, 2πRH, सब कुछ है आपके पास, है ना। और अब उसके ऊपर प्लास्टर करना है आपने, है ना, उसको प्लेन करना है, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट बतानी है। अब 1 मीटर के लिए 40 रुपए लगते हैं, तो टोटल कितने लगेंगे, जितना भी उसका एरिया होगा उससे 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका नंबर 1 पार्ट निकाल लेते हैं, दैट इज इनर कर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2πRH, दैट इज 2π यानी कि 22/7, और R फॉर रेडियस डायमीटर की आधी होगी यानी कि 3.5/2, है ना, और इनटू में H फॉर हाइट 10 है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो डायमीटर का मैंने हाफ किया है, ठीक है, D/2, है ना, क्योंकि रेडियस लिखते हैं। ओके, अच्छा अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट हटा दिया जाए तो 0 आ जाएगा। 7 से 5 बारी में, है ना, 5 से 4 बारी में ये कैंसिल, और 2 से 2 बारी में ये कैंसिल, और 2 से फर्दर 11 बारी में ये कैंसिल। तो अगर आप ध्यान दें तो देखो सब कुछ कैंसिल हो चुका है, बस ये 10 और ये 11 बचा है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बेटा, 110 मीटर स्क्वायर। मीटर में ही है ना सब कुछ, हाँ डायमेंशन मीटर में है। तो इतने मीटर स्क्वायर आपका इनर कर्ड सरफेस एरिया आ गया। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे बेटा, इसके कर्ड सरफेस को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, सिंपल। तो रेट कितना है बेटा, 40 रुपए। तो 40 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, तो आपका टोटल आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 4 और 2 0 यानी कि 4400 रुपए लगेंगे। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इजी था और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। है देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम पेज 217 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन तो ये बहुत इजी लग रहा है, एक बार देखते हैं पढ़ के क्या है। क्वेश्चन में लिखा है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो देखिए क्वेश्चन, वैसे तो ये प्रॉब्लम तो फिजिक्स की है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, अगर आपसे पूछ ली गई है तो आपने बतानी पड़ेगी। तो देखिए ये जो आप रेडिएटिंग सिस्टम देख रहे हैं, ये कैसा सा होता है बेटा, ये बेसिकली एक ट्यूब के शेप का होता है। इसको पाइप बोला गया है, बट ट्यूब भी क्योंकि एक पाइप ही होती है तो कोई बात नहीं। अगर मैं इसकी इंटायर लेंथ की बात करूं तो आपसे बोली गई थी 28 मीटर, ठीक है ना। तो हाइट क्या लाएगी बेटा सिलेंडर की, 28 मीटर। और अगर मैं इसके बेस के डायमीटर की बात करूं तो आई थिंक 5 सेंटीमीटर बोला है ना, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 0.05 मीटर। और रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा, 0.05/2 मीटर, है ना, चेक कर लो। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो कि सर ये हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम क्या होता है, तो बेटा मैं आपको ये बता दूं एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं इसका कर्ड सरफेस देख रहे हैं, इसमें से है ना हीट छोड़ता है, हीट, समझ रहे हैं बेटा। ये जनरली ऑफिसेस वगैरह में यूज होता है, तो इधर से हीट निकलती है, ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज होता है। तो आपने ये बताना है कि फाइंड टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस बताना है सिस्टम का, है ना। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस कौन सा होगा बेटा, जो इसका कर्ड सरफेस होगा वही ना। तो कुल मिला के आपसे कर्ड सरफेस मांगा गया है ना। तो देखिए क्वेश्चन को, तो बेटा टोटल रेडिएटिंग सिस्टम या सरफेस इन द सिस्टम क्या होगा बेटा, इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल पाइप, है ना, ठीक है। ओके, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, चेक कर लो भाई, 2πRH ही तो होता है। तो 2 है, पाई यानी कि 22/7 अगर कुछ नहीं बोला तो, और R फॉर रेडियस 0.05/2 इंटू H दैट इज 28। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और देखिए 7 से 4 बारी में कैंसिल, और 2 से 2 बारी में ये भी कैंसिल हो गया। आप चाहो तो यहां से पॉइंट हटा सकते हो। चलो अगले स्टेप में देखते हैं। तो ये 2, 22, 0.05 और एक ये वाला 2।
अगर आपने पॉइंट हटाना है तो हटाइए, नहीं हटाना तो मत हटाइए। चलो 2 मिनट के लिए हटा लेते हैं, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए आगे हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया बेटा 44, चेक कर लो भाई, यही तो आएगा। और ये कितना आ गया 10 आ गया, है ना भाई, 5 दूनी 10 ही तो होता है, ठीक है, अपॉन में 100। और इन दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई करके 440 अपॉन में 100, और 0 से 0 तो एक 0 हटेगी तो पॉइंट रहेगा, यानी कि 4.4 मीटर स्क्वायर। तो इतना आ गया बेटा आपका टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन दिस सिस्टम, है ना। तो फटाफट से, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी था, फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके नोट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पेज नंबर सेम 217 एनसीईआरटी है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहो तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो क्या कहता है क्वेश्चन में लिखा है फाइंड नंबर 1 द लिटिल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट, ठीक है। तो बेटा एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक बनाना है हमने, जो कि क्या है बेटा क्लोज्ड है ना। तो लेट्स सपोज कुछ ऐसा सा है, और ये ऊपर और नीचे दोनों से क्लोज्ड है, यानी कि ऊपर भी इसका ढक्कन है और नीचे बेस है ना, ठीक है, ओके। तो इसमें लिखा है बेटा क्वेश्चन में कि इसका आपने लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया दोनों एक ही बात है, तो इसीलिए इक्वल टू का साइन डाल सकते हैं। ये कैलकुलेट करना है नंबर 1 पार्ट में। और आगे आपसे बोला गया है कि अगर ये 4.2 मीटर इसका डायमीटर हो, इसका डायमीटर आपको दे दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.2 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी बेटा इसकी हाफ, यानी कि 2.1 मीटर, ठीक है। और आगे बोला है बेटा एंड 4.5 मीटर हाइट, और इसकी हाइट आपको दे दी है 4.5 मीटर, ओके। तो पहला पार्ट तो यही है, तो पहले पार्ट को पहले कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फटाफट से, तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, बात एक ही है, पेट्रोल स्टोरेज टैंक का, दैट इज 2 पाई आर एच, यही होता है ना बेटा। तो 2 पाई यानी कि 22 अपॉन में 7 इंटू आर को रेडियस की बात करें तो 2.1, ठीक है, और हाई कितना बेटा 4.5, ओके। तो अब देखिए पॉइंट अगर मैं हटा दूं यहां से, तो यहां पे 10 आ जाएगा, और 7 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, और 5 से कैंसिल हो जाता है, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, और 2 से एक ये भी कैंसिल हो गया, तो बस इतना हो गया है। तो बचा हुआ क्या है बेटा, एक तो 22 और 9 से 27, है ना, ओके। तो इन दोनों को फर्दर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और अपॉन में है 10, तो आपका आंसर आ जाता है कितना, चेक करते हैं, 27 इंटू 22, यानी कि 27 दूनी 54, 54, और अगेन 54, तो 4 5 4 9, और 5 और 1 के पहले पॉइंट था 59.4 मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो पहले पार्ट का तो आंसर ये आ गया है। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट कितना है। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या बोला गया है उसकी बात करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट इसका बहुत अच्छा है ना। तो सेकंड पार्ट में लिखा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, यानी कि आपने बताना है कि कितनी स्टील एक्चुअल में यूज होगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड, यानी कि 1/12 जो टोटल स्टील है उसका 1/12 पोर्शन जो है वो वेस्ट हो जाता है टैंक को बनाने में, है ना, ठीक है, वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, ये लिखा है। तो लेट कर लें बेटा, देखो सेकंड पार्ट के लिए मैं लेट कर लेता हूं, लेट एक्चुअली, क्या लिख रहा हूं मैं भी यार, एक सेकेंड, यूज्ड बी एक्स मीटर स्क्वायर। भाई मैंने मान लिया कि एक्चुअली जो स्टील यूज होनी है, लेट एक्चुअली यूज्ड स्टील, यहां पे मैंने स्टील और नहीं लिखा, क्या कर रहा हूं मैं भी यार बार बार, ठीक है, लेट एक्चुअली यूज स्टील बी एक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतनी एक्चुअल में स्टील यूज होनी है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये बोला गया था कि जितनी भी स्टील यूज हुई है उसका 1/12 पोर्शन बेकार हो जाता है टैंक को बनाने के लिए। अब मान लो कि x का 1/12 पोर्शन जो है वो वेस्ट हो गया, है ना, तो बचा कितना बेटा, बचा कितना, जाहिर सी बात है 11/12 बचा, है ना, x का 11/12 ही तो बचा। अभी बात ये मैं समझा भी दूंगा, अगर 1/12 वेस्ट हुआ तो 11/12 भी तो यूज हुआ होगा ना टैंक को बनाने में। तो
टैंक बनाने में स्टील का यूज कहां पे हुआ, एक इसके कर्ड में यूज हुआ, एक इसके टॉप में यूज हुआ और एक इसके बॉटम में यूज हुआ। यहां पे 3 जगह यूज हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन देखो हम क्या बनाने जा रहे हैं, इक्वेशन बनाने जा रहे हैं और ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो एक्चुअली स्टील कितनी आई थी बेटा, x मीटर स्क्वायर। तो x मीटर स्क्वायर का जो स्टील थी उसमें से 1/12 पोर्शन स्टील का वेस्ट हो गया, है ना। तो जो ये क्या आया बेटा, ये बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन आ गया स्टील का, और इस रिमेनिंग पोर्शन से क्या बना है, ये टैंक बना है। तो इसका एरिया और इस टैंक का एरिया बराबर होगा नहीं होगा, तो टैंक का एरिया क्या होगा बेटा, एक तो होगा 2πRh जो कि इसका कर्ड सरफेस एरिया है, और एक इसके दोनों सर्कल का एरिया है ना, यानी कि 2πr² है ना बेटा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 11/12, देखो ना 12 कम 12 में से 1 है तो 11/12 ही तो बचा। और यहां की अगर मैं बात करूं तो 2πRh की वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूं, कितनी है बेटा 59.4। रही बात इसकी तो इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 2π यानी कि 22/7 और r फॉर रेडियस 2.1 इंटू 2.1, इसको रख कर देता हूं मैं, है ठीक है। देखिए ये पॉइंट हटा दूं, 10 आ गया यहाँ पे, 7 से 3 बारी में कैंसिल हो गया। फिलहाल और कोई कैंसिल करने का कोई फायदा नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके और पॉइंट लगा देंगे, है ना, ठीक है। तो इतना ही करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे 11/12 एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे 59.4 प्लस में मैं इन तीनों को फर्दर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो कितना आने वाला है, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 3 to the 6, 6 से 6 दूनी 12 का 2 कैरी हुआ 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ गया, और इनटू में 2.1 अपॉन में 10, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों का, तो 132 इंटू 2.1 यानी कि 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ 10। चलो ये लोग पॉइंट हटाई देता हूँ, बाद में देखेंगे इसका, है ना, टेंशन नहीं खत्म। तो 132 और 2 से करूंगा तो 2 to the 4, 3 to the 6 और 2 1 2, तो ये आ गया 2 4 3 7 और 6 और 1 7 2, यानी 27 72। तो 59.4 प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, और क्योंकि 2 0 नीचे है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ गया बेटा टोटली 27.72, चेक कर लो। और इन दोनों को फर्दर प्लस कर देंगे हम, तो कितना आता है देखते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके कितना है बेटा नीचे 59.40, भाई 59.40 है ना, तो 2 का 2, 7 और 4 11, 11 का 1 कैरी हुआ 1, और 8 8 16 और 1 17 का 7 कैरी हुआ 1, 5 2 7 और 1 8, 87.12। तो x की वैल्यू चेक कर लो कितनी आ गई बेटा 87.12। ये 12 बेटा डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 11 डिवाइड में आ जाएगा। तो इन तीनों को कैलकुलेट करके जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर होगा, दैट्स इट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर देते हैं फटाफट। मैं एक काम करता हूँ कैलकुलेटर से फटाफट से कर देता हूँ, जितना भी आ रहा है देख लेते हैं। और कितना था 87.12 इंटू 12 इज डिवाइडेड बाय 11, तो बेटा 95.04 आ गया टोटल ना। तो x की वैल्यू आ गई 95.04 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इतना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ होगा इस टैंक को बनाने में, और इसके अंदर जो वेस्ट पोर्शन है स्टील का वो भी है, और जिससे टैंक बना है वो भी है, क्योंकि हमने यही तो माना था ना कि एक्चुअल में क्या कहते हैं कितना स्टील हमने यूज किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी एक बार और मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ था ये पोर्शन। देखो मान लो कि हम x मीटर स्क्वायर मार्केट से स्टील लेके आए, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था कि जब हमने टैंक को बना रहे थे तो x का 1/12 पोर्शन जो है वो क्या हो गया बेटा वेस्ट हो गया, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उससे स्टील बना होगा। अब बचा हुआ पोर्शन कितना आएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है इसको x में से घटा दो, क्योंकि x माइनस दिस ही तो करेंगे। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 12 कम 12x माइनस x अपॉन में 12, तो कितना आ गया 11 अपॉन में 12x, यही तो आ गया। और इससे क्या बना है टैंक बना है, और टैंक में क्या क्या बना है बेटा, एक तो उसका कर्ड और उसका टॉप और बेस। तो बेटा इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो वही तो हमने किया। देखो दोनों को इक्वेट किया है, उसके बाद फर्दर इसकी कैलकुलेशन की है और अपना आंसर कैलकुलेट किया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप फटाफट से, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सेम पेज दूसरा एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है इन फिगर आपके सामने, फिगर आप देख सकते हैं। कहता है कि यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड्स, कहता है इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ।
यानी कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक लैम्प शेड है जिसको आपने एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर्ड करना है ना। ओके, कहते हैं कि विद द डेकोरेटिव क्लॉथ, आगे लिखा है फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। और जो फ्रेम है लैम्प शेड का, उसका जो बेस का डायमीटर है उसके लिए बोला है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर का है। तो बेस का डायमीटर आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या कहता है, कहता है कि हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, और इस फ्रेम की हाइट भी दे दी है आपको 30 सेंटीमीटर। मैं इसको अभी एच डैश से कह रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब इसका रीजन बताऊंगा आपको एच डैश से रिप्रेजेंट करने का। कहते हैं कि अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। यानी कि आपने जो कपड़ा लेना है, इसकी हाइट तो फ्रेम की 30 सेंटीमीटर ही है, लेकिन जो आपने कपड़ा लेना है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा, और ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, जिससे कि आप इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर सको इसके टॉप और बॉटम को कवर करने के लिए, ठीक है ना। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको इसको एच डैश से रिप्रेजेंट कराया था। तो एक्चुअल में जो हमने हाइट लेनी है वो कितनी लेनी है बेटा, 30 प्लस में 2.5 प्लस में 2.5, दैट इज 35 सेंटीमीटर। ओके, आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे कहता है कि फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। यानी कि आपने बताना है कि कितना कपड़ा लगेगा इस लैम्प शेड को कवर करने में, ठीक है ना। ठीक है, तो टोटल रिक्वायर्ड क्लॉथ, अगर भाई हम क्लोथ की बात करें तो कितना कपड़ा लगेगा बेटा, जितना इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा। लेकिन लैम्प शेड का नहीं बेटा कर्ड सरफेस एरिया, भाई इसमें मार्जिन भी तो लेना है ना, तो दैट्स वाई उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो 2 पाई कितना बेटा, 22/7। R4 रेडियस कितनी है बेटा, डायमीटर का हाफ है यानी कि 10। और h की बात करें तो 35 h डैश नहीं लेनी, h लेनी है हमने, ठीक है ना। ओके, अब देखो 7 से 5 बारी में 7 पंजे 35, और फर्दर इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 दूनी 10 और 22 इंटू ये वाला 10 और इंटू 5 दूनी 10, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2200 यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड क्लॉथ, ठीक है, फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। लैम्प शेड को कवर करने में हमें इतने कपड़े की जरूरत होगी। तो उम्मीद करता हूं बहुत इजी क्वेश्चन था, सस्ता सा क्वेश्चन था, फटाफट से इसको नोट कीजिए। फिर देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि सेम पेज 217 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, कहता है बेटा कि द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस। यानी कि यहाँ पे भाई क्या है कि एक कंपटीशन है जिसमें हमने क्या बनाना है बेटा, स्टूडेंट्स को पेन होल्डर्स बनाने हैं, और जिसका बेस होगा, ऑब्वियसली बात है बेटा बेस तो होगा, वरना पेन ऊपर से डालोगे नीचे से बाहर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो आगे लिखा है पेन होल्डर जिसका बेस होगा, है ना। ठीक है, ओके। कहता है कि यूजिंग कार्डबोर्ड, यहाँ पे क्या यूज करना बेटा, इस पेन होल्डर को बनाने के लिए कार्डबोर्ड यूज करना, ठीक है ना। अब लिखा है आगे, ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और हर एक पेन होल्डर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर की बोली है, तो रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मैं बेस बना देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है। ओके, अब देखिए, अच्छा आगे क्या लिखा है, हाइट कहता है एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी आपको दे दी है h, जो कि बोली है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखा है द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, यानी कि जो विद्यालय है वो कॉम्पिटिटर्स को सप्लाई करता है कार्डबोर्ड, इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स। तो देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो है वो है एक्चुअल में 35, है ना। ओके ओके, और कहता है हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। तो आपने ये बताना है कि कितना कार्डबोर्ड लगेगा इस कंपटीशन में, तो आपने टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड बताना है ना, ठीक है। ओके, तो
क्वेश्चन तो बेटा बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और अब देखो ना आप, सिंपल सी बात है यार, एक पेन होल्डर को बनाने में कितना कार्डबोर्ड लग रहा है, एक कर्ड सरफेस में लग रहा है और एक उसके बेस में लग रहा है। तो 35 पेन होल्डर बनाने हैं आपने, तो उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कार्डबोर्ड हो जाएगा, है ना। तो बस आपने इतना ही करना है, फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए बात करते हैं टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड की, है ना। इक्वल टू बेटा कितना आएगा 35 इंटू एक पेन होल्डर का एरिया, है ना। तो एक पेन होल्डर का एरिया कितना होगा भाई, देखो ना, एक कार्ड में और एक बेस में तो लगेगा, तो यानी कि 2 पाई आर एच कार्ड का और प्लस का बेस का यानी कि पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। तो मेरे बच्चों चेक कर लो 35 एज इट इज। इसके बाद अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन है दोनों में, तो पाई आर को बाहर निकाल देते हैं। तो विद इन ब्रैकेट क्या बच गया, एक 2 और एक एच यहां से, ठीक है, और यहां से एक आर, चेक कर लो। तो फाइनली 35 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस दैट इज 3 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू एच। एच कितना था बेटा 10.5 प्लस R3, दैट्स इट। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और 7 से 5 बारी में तो ये कैंसिल भी हो गया, 7 5 35। अब फाइनली 5 इंटू 22 इंटू 3 और इंटू में इसका जो भी आंसर आएगा। अब देखो 10.5 को 2 से इंटू करो 21 आता नहीं आता, नहीं आता, चेक कर लो आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे 10 लगा दूं और इसको फर्दर किससे काट दूं बेटा, 5 से काट दूं, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से 2, तो आ गया ना 21। 21 और 3 कितने होते हैं 24, भाई 24 ही होते हैं ना, 21 22 23 24। अब फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है आंसर चेक कर लेते हैं बेटा फटाफट से, है ना। तो देखिए 5 या 15, या फिर एक काम करते हैं इसमें से 2 इसको दे देते हैं, तो यहाँ पे 11 रह जाएगा और ये 10 मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं यार फटाफट से। ये आ गया 10 और ये 11 यानी कि 110, इन दोनों मल्टीप्लाई करके 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 5 दूनी 10 और 11, और इन दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 4 या 12 का 2 कैरी हुआ 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 72 और फाइनली 72 इंटू 11 करेंगे तो 72 2 7 2 9 7, तो ये आ गया आपका 792 और एक 0 एज इट इज, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, विच इज रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड जो आपका 35 कॉम्पिटिटर्स को पेन होल्डर बनाने में लगेगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत, एक सेकंड मैंने ये तो रफ ही नहीं किया यार, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और मैंने कोशिश की है अपना पूरा बेस्ट देने के लिए कि आपको कैसे भी करके समझा सकूं। तो आप इसको फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और बस जब तक के लिए आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बस जय हिंद।